हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस करने वाले हैं। और ये जो मैं एनसीईआरटी साइंस आपको कराऊंगा ये बेहद पूरी की पूरी डीप होगी एकदम। एक एक लाइन बाय लाइन मैंने कोशिश की है कि पूरा समराइज किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं ये 38 पेज की पीडीएफ है। और इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट साइंस का नहीं होगा जो आपको छूटेगा। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है। मैं अकेला ही अपने खुद पे चैनल पे काम करता हूँ, कोई टीम मेरे साथ नहीं है। तो आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए, सब लोग हेल्प भी चाहिए कि आप लोग यदि एक शेयर करते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा वो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को देख देख करके आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। पहला पॉइंट है इसका कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। उसके बाद एक एक आपका पॉइंट बन रहा है कृषि पद्धतियां, इससे संबंधित सारी चीजें हैं उसको देखेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगला पॉइंट है मोटे तौर पर फसलों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। जो पहला वर्ग है कई बार आपने पढ़ा भी है और ये बेसिक चीज है कि दो वर्ग में आपका एक खरीफ फसल होता है और एक रबी फसल होता है। मैं आपको बता दूं रबी फसल आपका क्या होता है, ये ठंडी के मौसम में बोई जाती है और खरीफ फसल आपकी गर्मी के मौसम में बोई जाती है। अब इसके टाइम पीरियड देखते हैं खरीफ फसल की। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है क्योंकि खरीफ फसल के लिए हमको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जून से सितंबर तक की इसकी बुआई कटाई होती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास और मूंगफली। आप लोगों को पता है ये मई का मंथ चल रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद से आपकी धान की रुपाई शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। रबी की फसल आपकी शीत ऋतु में होती है जो अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। जैसे आपको गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके रबी के फसल हैं। ध्यान दीजिएगा जो सोयाबीन होता है ना वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। ये पॉइंट आपके सामने है कि आधिकारिक फसल पद्धतियाँ, ये फसल की पद्धतियाँ होती हैं जिसमें क्या क्या होता है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये प्रोसेस क्या होते हैं। तो पद्धतियाँ होती हैं मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और भंडारण। ये जानते हैं ये एग्जाम में इसका एक पैरेलल सीरीज पूछ देता है कौन किसके बाद आता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद से हम बुआई करते हैं यानी बीज डालते हैं। बुआई करने के बाद से हम उसके बाद जब बड़ा होता है तो उसमें खाद और पानी जैसे उर्वरक सारी चीज़ें डालते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा उर्वरक डालने के बाद से हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद से जब पौधे बड़े होते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं कि अनच्छे जो आपके खरपतवार होते हैं वो होते हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए हम अगला कदम उठाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है तब फसल पक जाता है, पक के तैयार होता है तो उसकी हम कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद से उसका हम स्टोरेज कर लेते हैं, मतलब भंडारण कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर ही पौधे के वृद्धि में सहायक होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका कम पार्ट ही आपका क्या होता है? वृद्धि में सहायक होता है। उसके बाद है कि मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने के लिए प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मतलब जोत करके ऊपर नीचे जो मिट्टी होती है फिर उसको बराबर करना, ये सारी चीजें प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जुताई कहलाएगी। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य आपका पाटल के द्वारा किया जाता है। गांव में हेंगा का नाम देते हैं इसके। उसके समतल करके मिट्टी को बराबर कर ली जाती है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं और ये सिरे
मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। मतलब ये बैल है और ये आदमी खड़ा होता है और इसमें एक पाइप लगी होती है, यहाँ से एक पाइप लगी होती है, इसी पाइप में आपका बीज को डालते हैं, नीचे आकर के ये जमीन में फैल जाता है, मिट्टी में जाकर के मिल जाता है और ये बैल आगे आगे चलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सीड ड्रिल क्या होता है। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो बुआई के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी और गहराई बनी रहती है। ठीक है ना। इसमें बीजों को पक्षियों के द्वारा खाए जाने से हम रोका जा सकता है, यानी बीज ऊपर नहीं रहते हैं, बीज नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से पक्षियां बीज को नहीं खा पाती हैं। उसके बाद कह रही फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जाहिर सी बात है, बार बार उगाएंगे तो वो पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में हो ही जाएगी। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ये जैविक खाद का उपयोग करने के लिए क्यों बोलना है? जैविक खाद का उपयोग आप करेंगे तो आपके खेत की जो मिट्टी होगी उसकी जो फर्टिलिटी रोटी पोषक तत्व जो होंगे ना, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, जिसकी आपकी फर्टिलिटी रेट बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं तो आपको प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपकी मिट्टी की क्षति होती है, उसके पोषक तत्व में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हम जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। क्लियर है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण। मैं आपको बता दूं, यदि मेरे नोट्स को आप ढंग से पढ़ लेते हैं, वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं, ये मेरी गारंटी, आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की साइंस की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको हटा दीजिए, केवल मेरे नोट्स को पढ़िएगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो मेरे नोट से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार यानी लिगुमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जो राइजोबियम होता है ना, ये पौधों की जड़ों में, किस प्रकार की पौधों की जड़ी में पाए जाते हैं? जो आपके फलीदार पौधे होते हैं। फलीदार का मतलब जो दाल वाली पौधे होते हैं, जैसे आपका तूर है, मतलब अरहर के हो गए पौधे, आपके मसूर हो गए, आपके चना हो गए, आपके मटर हो गए, इस प्रकार की दालों को, जो दाल होते हैं फलीदार फसल हो गए, इस प्रकार की इनकी पौधे के जड़ों में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ज़मीन की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देता है और आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है ना। यदि आपके घरों में, आपके खेतों में यदि प्रोडक्शन कम हो तो आप 1 से 2 साल उसमें फलीदार फसलों की खेती करिए, उसके बाद से कोई फसल तैयार होगा आपका तो अच्छा तैयार होगा। ठीक है। कह रहा है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में क्या होता है? 90% जल होता है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला पॉइंट है, सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है ना, उनको देखते हैं। जैसे आपका मोट है, जिसको घिरनी का नाम देते हैं, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है, इनको याद रखे रहिएगा। ये आपके जो 4 हैं ना, ये पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के। अब हम बात कर लेंगे उसी में सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं, आधुनिक विधियां, वो क्या है। जैसे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम है ये छिड़काव तंत्र। इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर भूमि समतल नहीं है, बराबर नहीं है, वहां पे छिड़काव पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जल पाइप से पाइप में जाकर एक नोजल के द्वारा बाहर निकलते रहे। छिड़काव तो आप देखते ही होंगे, पाइप है, यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, पानी जाता है तो नोजल के द्वारा चारों तरफ क्या होता है? छिड़काव होता है। इससे क्या होता है? इससे आपको आपका पानी को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब थोड़ा सा पानी की जहाँ पे कमी होती है वहां पर भी इन चीज का यूज किया जाता है। वैसे ड्रिप पद्धति भी है इसके लिए। अगला पॉइंट है, यानी असमतल भूमि के लिए हम छिड़काव पद्धति का प्रयोग करते हैं। छिड़काव उसके बाद है कि अगला पॉइंट, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है।
फलीदार जो फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। कौन सा? ड्रिप सिस्टम। याद रखिएगा, जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें पानी की मात्रा बहुत कम यूज की जाती है और ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी हो, जिस क्षेत्र में। और चूंकि ये जो पानी होता है ना, इनको इनको पौधे की जड़ों में बूंद बूंद गिराया जाता है। तो जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी वहाँ पर हम ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर पानी को हम आराम से बचा भी लेते हैं और व्यर्थ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, 2,4-D। आपने सुना भी होगा गांव में कि 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। जब आपके खेतों में आपकी खरपतवार हो जाते हैं तो इसको 2,4-D ला करके खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है ना। तो 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशी है। ठीक है, ये कीटनाशक नहीं है, मैं आपको बता दूं। 2,4-D कीटनाशक नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये खरपतवार नाशी है। ठीक है ना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसों से अलग करना होता है, इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। यानी थ्रेसिंग में बीजों और दानों को अलग, बीज या दाने जो होते हैं वो भूसों से अलग किया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व, जैसे आपके पोंगल मनाया जाता है, बैसाखी मनाई जाती है, होली, दिवाली, नवान्या और बिहू, इस प्रकार के जो त्योहार हैं वो आपके फसल की कटाई के समय में त्योहार मनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। नोट्स मेरे आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आप लोग उठाकर से बुक देख सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट मैंने छोड़ा है उसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों, भंडार गृहों में किया जाता है। साइलें एक बोरे होते हैं, उसमें भंडार उसके साथ, और भंडार गृहों में उसको भेजा जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। उनको मिलेगा क्या? समुद्र के तटी के पास लोगों को यही ना होगा, समुद्र से चीजें जो भी खाने को मिलेंगी वही मिलेंगी। तो मछलियां उन लोगों का मुख्य आहार होता है जो समुद्र के तट पर रहने वाले लोग होते हैं। अगला पॉइंट है कि मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है। मछली से कौन सा तेल मिलता है? कॉड लीवर तेल, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन डी कॉड लीवर तेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। अरे, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? खाद्य पदार्थ ही तो हैं। ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, उसमें कोई इससे ज्यादा पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव और मिश्र और आपके मित्र एवं शत्रु। ठीक है ना। कौन से आपके लिए हानिकारक होंगे, कौन से आपके लिए लाभदायक होते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों को हम 4 वर्गों में बांट कर देखते हैं। जो पहला वर्ग है वो जीवाणु है, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये है कवक, ये है प्रोटोजोआ और ये है शैवाल। इनको हम 4 कैटेगरी में बांट करके देखते हैं। चलिए आइए एक एक पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उन पे ये गुणन करते हैं, और अर्थात जीवाणु और पौधे और जंतु कोशिका से गुणन करते हैं। अगला पॉइंट है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होते हैं। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु है। ठीक है ना। ये देखिए, जो जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा मतलब जो फ्लू टाइप की बीमारियां होती हैं, या जो खांसी होते हैं, ये सब के सब वायरस के द्वारा होते हैं। क्या होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। और आपका पोलियो और खसरा, ये भी आपकी बीमारी जो है ना, वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा ही होने वाले रोग हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। जो टाइफाइड होती है और क्षय रोग मतलब टीबी जो होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं।
अब शैवाल कौन कौन से होते हैं? तो शैवाल आपके क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये आपके दो शैवाल हैं। और प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? तो ये अमीबा है और पैरामीशियम, ये दो प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। कवक क्या है? तो कवक आपके राइजोपोरस हैं, जो कि ब्रेड मोल्ड का नाम देते हैं। और पेंसिलियम और एस्परजिलस, ये आपके कवक हैं, इनको याद रखिएगा। स्पाइरोगाइरा क्लेमाइडोनस शैवाल है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? तो ये प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। राइजोपोरस, पेंसिलियम और एस्परजिलस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रकार के आपके कवक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम देखें। अगला पॉइंट है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिक में आपके जैसे जीवाणु हो गए, कुछ शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब के सब एक कोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिक में जैसे आपके शैवाल और कवक, मतलब मैंने बोला ना कि एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो आपके शैवाल एक कोशिक भी होता सकता है, बहुकोशिक भी हो सकता है। बहुकोशिक में आपके बहुत सारे शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, ये सारे बहुकोशिक के अंतर्गत आते हैं। करा कि अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा क्या होता है? अकेले रह सकता है। जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। जो आपके कवक होते हैं और जीवाणु यानी बैक्टीरिया होती है, ये अकेले नहीं रहते हैं, ये सब के सब ग्रुप में रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल बनाने में किसका करते हैं? सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मिलेगा कि दही में लैक्टोबैलिसिस नाम की एक प्रमुख जीव होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। यानी दूध को दही में परिवर्तित करने का जो श्रेय है या रीज़न है, वो आपका लैक्टोबैलिसिस नाम के जीव के कारण होता है, याद रखिएगा। जीवाणु और ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली डोसा बनता है, नहीं होता है, फूल जाता है। पकौड़े भी बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़े से इन सब वो आपको वो नहीं बोलते, सोडा मीठा के नाम देते हैं, उसको डाल देते हैं। तो इसमें जो होता है ना, जो इडली और डोसा है ना, इनको किण्वन में आपको जीवाणु और ईस्ट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट के द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल और शराब का। करा कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन तथा फर्मेंटेशन कहलाता है। किसका क्या कहलाता है? किण्वन तथा फर्मेंटेशन कहलाता है। करा कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। यानी किण्वन की खोज किसने किया है? तो लुई पास्चर ने किया है। अगला पॉइंट आपके सामने, उसके बाद पॉइंट है आपका कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आप लोग जब फीवर वर होता होगा या बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां होती हैं शरीर में ना, तो आपको एक टेट्रोसाइक्लिन नाम की एक दवाएं भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख देता है, आप लोग देखिएगा उस पर। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस प्रकार की दवाएं भी चलती हैं, जो आपके प्रतिजैविक क्षमता आपके शरीर में कमी होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो वे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये कवक और जीवाणु से उत्पादित की जाती हैं। अगला पॉइंट है किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्स वाली जो भी चीजें हैं ना उसको आप बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़िएगा। कह रहा है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की एक फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। यानी पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। ठीक है ना। अगला पॉइंट फिर से है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। 3 पॉइंट अभी आपने पढ़ा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, और एक और पॉइंट आपने पढ़ा है अभी, क्या, कि किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया। ये सारी चीज आपने पढ़ा। अगला पॉइंट हम देखते हैं अब। अगला पॉइंट है कि नीले हरे शैवाल भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जैसे आपको राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहे थे जो फलीदार फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, वैसे ही आपके नील हरित शैवाल मतलब नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण करते हैं। अगला पॉइंट, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इन सभी के द्वारा, संक्रमित रोगों के द्वारा, जो आपके भोजन के द्वारा हो, कायिक संपर्क के द्वारा हो, जल के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, इन प्रकार की चीजों से फैलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संचरणीय रोग। गांव में संचारी रोग भी बोलते हैं, जिस पे सरकार बहुत ठोस कदम भी उठाती है, उसका जोरों शोरों से उनका बचाव भी किया जाता है। जैसे आपका हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सभी के सभी संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है। जाहिर सी बात है कि मक्खियां तो किसी के खाने पर जाकर बैठ जाती हैं, किसी के शरीर पर बैठ सकती हैं, तो ये भी एक प्रकार का रोग वाहक का कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मच्छर क्या होता है? प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया के परजीवी का वाहक है। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। जो डेंगू वायरस होता है ना, वो एडीज मच्छर से होता है, और मलेरिया क्या होता है? एनफ्लीज मादा मच्छर से होता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम देखेंगे कि मनुष्यों में जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग हैं वे कौन कौन से हैं। इनका मैंने एक चार्ट टेबल आपके सामने तैयार किया है, उनको देखिए। तो इसमें पॉइंट हम देखेंगे कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जो रोग हैं ना, उनको देखेंगे। ये आपका मानव रोग है। रोग के कारक सूक्ष्म जीव हैं, और संचरण का तरीका मतलब फैलने का तरीका, किससे फैलते हैं और उनका बचाव क्या है। क्षय रोग का मतलब जो टीबी होती है वो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। फैलने का तरीका वायु के द्वारा है। उसके बाद खसरा वायरस के द्वारा फैलता है, ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स एक प्रकार का वायरस है। पोलियो एक प्रकार का भी वायरस है। चिकन पॉक्स और पोलियो दोनों वायरस हैं। ये भी खसरा भी वायरस है, और आपका क्षय रोग जो टीबी वो आपका बैक्टीरिया है। ये इनके फैलने वाले तरीके हम वायु या सीधे संपर्क के द्वारा फैल सकते हैं, और वायु या जल के द्वारा फैल सकते हैं। इनके बचाव क्या? बचाव यही है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से लोगों से संपर्क से दूर रहना चाहिए। मतलब इनको समाज में जहाँ पे लोग खड़े हों, लोगों की भीड़ भाड़ हो, या एक लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम रखना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। हैजा आपका बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। हैजा दूषित जल या भोजन के द्वारा फैलता है, और टाइफाइड भी जल के द्वारा फैलता है। इसका यही है कि स्वच्छता अपनाना चाहिए, और जो आपका पेयजल होना चाहिए उबला हो। ठीक है। हेपेटाइटिस ए क्या है? हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस है, जल के द्वारा फैलता है। इसके बचाव के लिए उबले जल का प्रयोग और टीकाकरण लाभप्रदायक होता है। मलेरिया है वो आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है। मच्छर, और इसमें आपका मच्छरदानियों का प्रयोग होना चाहिए। मच्छर को भगाने के वाले जो रसायन हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपको अगला पॉइंट मिलेगा। अगला पॉइंट है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है,
जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलता है। यानी एंथ्रेक्स किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला पॉइंट है कि गाय में गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। आप देखे होंगे खुरपका और मुंहपका रोग पशुओं में होता है, ये गाय में भैंस में भी हो सकता है। ये वायरस के द्वारा फैलते हैं, ठीक है ना। अब यह है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं, जैसे आपका नींबू कैंकर, ये आपका एक किस प्रकार का जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये वायु के द्वारा फैलते हैं। गेहूं की जो रस्ट रोग है वो कवक के द्वारा फैलते हैं। भिंडी की पीत रोग है वायरस के द्वारा फैलते हैं। और ये इनके अलग अलग होने के तरीके हैं, जैसे आपके गेहूं का जो रस्ट रोग है वो कवक के द्वारा फैलते हैं और वायु और बीज इनका संचरण का तरीका होता है। भिंडी की जो पीत रोग वायरस के कारण होती है वो कीट के द्वारा फैलते हैं। कीट एक पत्तियों से जाकर दूसरे पत्तियों में बैठते हैं और उनकी पत्तियां क्या करते हैं? खा जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में कम करते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम सल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक का मतलब कि उन चीज़ों का ये क्या करते हैं? किसी चीज़ को खराब होने से बचाते हैं। ये जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है और उन्हें संदूषित होने से ये क्या करता है? बचाता है। तो आपको पता है, नाम सुने होंगे सोडियम बेंजोएट जो परिरक्षक का काम करता है, उसके साथ साथ सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी इसका काम करता है। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। जो इमली और आंवला के अचार होते हैं ना, उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है जो इनके परिरक्षण का काम करता है। वैसे तेल का भी हम नाम ले सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, हम पढ़ेंगे पॉस्चराइजेशन यानी पॉस्चीकरण क्या होता है। तो कहता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। फिर उसको एकाएक मतलब अचानक उसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, मतलब उसको ठंडा करके रखते हैं। ऐसा करने से जो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है ना, वो रुक जाती है और इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं? पाश्चरीकरण बोलते हैं। और इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी पाश्चरीकरण की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। अगला पॉइंट है कोयला और पेट्रोलियम, उसको देखते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु ये अक्षय प्रकृति के संसाधन हैं जिनकी मात्रा आपकी असीमित होती है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आपके कोलतार हो गए, कोक हो गया, गैस हो गया, कोयला गैस हो गया। इस प्रकार की चीज़ें आपकी कोयले के प्रक्रमण के द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं। अब हम देखते हैं कोक क्या होता है। कोक क्या होता है? कोका कोला नहीं, ये कोक है जो कार्बन से, जो कोयले के प्रक्रमण के द्वारा प्राप्त होता है। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक का प्रयोग इस्पात के उद्योग के निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में हम कोक का प्रयोग करते हैं। स्पेशली ध्यान रखेंगे, इस्पात के उद्योग के निर्माण में हम कोक का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कोलतार क्या होता है। इसका प्रयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री इत्यादि बनाने में कोलतार का प्रयोग करते हैं। माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। यानी नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं ना,
वो कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जा रहा है। ये याद रखिएगा, जो पक्की सड़कें हैं ना, वो कोल तार के जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आज बिटुमिन का प्रयोग कर रहे हैं। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। यानी कोयला गैस का सर्वप्रथम प्रयोग न्यूयॉर्क और लंदन में सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। अगला पॉइंट, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों के द्वारा ढक गए। तो फिर क्या होता है, ये लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ऐसे आपका पेट्रोलियम का निर्माण होता है। मतलब कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के रहने वाले जीवों से हुआ है, इतना जानिए। और इनको आप दोबारा पढ़िएगा, फिर से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों के द्वारा हुआ है। जब ये जीव क्या करते हैं, मर जाते हैं, तो ये आकर के कम्प्लीटली समुद्र के नीचे तलहटी में आकर के ये जम जाते हैं और फिर उसके ऊपर रेत, मिट्टी, इस प्रकार की चीज़ें ढक जाती हैं। ढकने के बाद से क्या होता है, बहुत सालों लाखों वर्षों के बाद से वायु वहाँ पे अनुपस्थित होता है और अनुपस्थिति की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो मृत जीव होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का रूपांतरण परिवर्तित कर देते हैं और इनका उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना। विश्व का पहला कुआं कहाँ खोजा गया था? विश्व का पहला कुआं है पेंसिल्वेनिया यानी अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। ड्रिल छेद करके भूमि के अंदर इनके बारे में खोजा गया था। कहाँ पर? सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कहाँ है? अमेरिका में है। 1867 में असम में माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। कब? 1867 में। कह रहा कि भारत में तेल गुजरात, असम, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच में बेसिन में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ठीक है। अपने बहुत व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। क्यों? व्यावसायिक महत्व के कारण। अगला पॉइंट, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है दहन और ज्वाला। इससे संबंधित सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो दहन कहलाता है। आपको पता है कोई भी चीज़ चलने के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता हो। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। नहीं देखते हैं जो माचिस की तिल्लियाँ माचिस आता है ना, उसके ऊपर जो लगा रहता है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का लेप लगा रहता है। ठीक है। विद्युत उपकरण, अगला पॉइंट देखते हैं हम। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठने लगते हैं। कौन? फास्फोरस। ये आपका कैंडल है। कैंडल के अलग अलग पार्ट हैं। मोमबत्ती के ज्वलन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं। जैसे ये प्रकार की मोमबत्ती हो गई। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है ये कह रहा है कि बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र वो काला होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसमें लौ सबसे ज़्यादा यानी सबसे गर्म भाग होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है वो नीला होता है। कम गर्म आपका मिडिल क्षेत्र होता है वो कम गर्म होता है और सबसे गर्म आपका नीचे का होता है जो आपका ये वाला पार्ट दिखता है। कह रहा कि ये आंशिक दहन वाला मुख्य भाग आपका पीला होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? काला होता है। यानी ये वाला नीला भाग, ये वाला पीला भाग और ये वाला काला भाग। यानी नीला भाग सबसे अच्छा फ्लेम गरम का स्थान सबसे ऊपर वाला, पीला वाला भाग सबसे बीच वाला और काला वाला भाग सबसे नीचे वाला। ये मोमबत्ती के अलग अलग पार्ट हैं जिनको ज्वाला कहाँ कहाँ से अलग अलग क्षेत्र के द्वारा दिखाया गया है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। क्लियर है मेरी बात? संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। यानी 1 किलोग्राम दहन करने के लिए कितनी ऊर्जा आपको चाहिए वही ऊर्जा आपकी ऊष्मीयमान कहलाती है। समझ में है मेरी बात? अगला पॉइंट है ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल या किलोग्राम मात्रक के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है जो लगभग 1,50,000 kg किलो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का जो 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। यानी उसके 1 किलो यदि हम एक किलो यदि हाइड्रोजन जलाएंगे तो इतना किलो जूल आपका ऊष्मीयमान होगा। ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। यानी कोई चीज़ यदि पूर्णतः जलती नहीं है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि विषैली गैस मानी जाती है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस के अंतर्गत आती है। जो कोयला जलाते हैं या डीजल का दहन होता है ना तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको बता दें अगला पॉइंट कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बना लेते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी अम्ल वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। CNG सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। इसीलिए आजकल वाहनों में CNG का उपयोग ज़्यादा होने लगा है जो प्रदूषण से संबंधित प्रदूषण को बचाने का सबसे बड़ा उपाय माना जा रहा है। ठीक है ना? शहरों में आपको CNG गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। सरकार अब विभिन्न प्रकार की योजनाओं को ला रही है कि लोग मैक्सिमम जो गाड़ियां वाहन हैं वो CNG का उपयोग उसमें करें। ठीक है ना? अगला पॉइंट इसमें देखते हैं हम CNG यानी CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। क्या है ये? स्वच्छ ईंधन है। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अदीप्त क्षेत्र, दूसरा होता है दीप्त क्षेत्र और तीसरा होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। ये ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट नहीं, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5
पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको पता होगा कि वायुमंडल में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण होने लगता है। मतलब पानी ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे जाने लगता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके मोटर को ऑन करने पे जल्दी मोटर से पानी ऊपर आ नहीं पाता है। यही आपका भौम जल का नीचे स्तर आने का कारण है, ठीक है ना। यह सब के सब वनोन्मूलन के कारण होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ है पंचमढ़ी? तो मध्य प्रदेश में है। इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। अगला पॉइंट है, किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। क्लियर है मेरी बात? अगला हम पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म के टीक यानी सागौन इस वन में मिलते हैं। किसमें? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ये भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। इन वनों की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता किस राष्ट्रीय उद्यान से चलता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से चलता है। सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। वे संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। यानी संकटापन्न जंतु क्या कहलाते हैं? जो इनकी संख्या निर्धारित की गई है उस निर्धारित संख्या से इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही हो तो वे विलुप्त हो सकते हैं, इसलिए इनको संकटापन्न जंतु भी कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में है, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से क्या होते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। सोचिए, वृक्ष की कटाई करने से 17 वृक्ष यदि आप काटते हैं तो आपको 1 टन कागज प्राप्त होता है। कागज तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये कितना अनुकूल होगा आप सोच सकते हैं। उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार हम पुनः चक्रण किया जा सकता है या कर सकते हैं। उसके बाद है कि पुनर्वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना जरूरी है। इसी के साथ ही हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जंतुओं में जनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है जनन की विधियाँ। देखिए, पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। इसका पॉइंट है आपका, कह रहा कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी लिंग होते हैं।
वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु कौन उत्पन्न करते हैं? तो वृषण उत्पन्न करता है, जो नर का पार्ट है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको हम डिंबवाहिनी का नाम देते हैं, तथा गर्भाशय होता है। ये मादा जनन अंग के तंत्र हैं। अंडाशय है, अंडवाहिनी है और आपका क्या है? गर्भाशय है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या होते हैं? एकल कोशिका होती है। अगले पॉइंट में देखते हैं, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलिप्त हो जाता है, ठीक है ना, संलिप्त हो जाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से युग्मनज का निर्माण होना शुरू होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो बाहर होता है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। एक पॉइंट है IVF, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये शरीर के बाहर एक कृत्रिम निषेचन होता है। जिन स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है उसके निषेचन के लिए शुक्राणु का मार्ग बंद हो जाता है, मतलब अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते शुक्राणु। तो इस तकनीक का हम प्रयोग करके, इस तकनीक के द्वारा जो जन्मे बच्चे होंगे उनको परखनली शिशु कहते हैं, ठीक है ना। तो IVF एक कृत्रिम निषेचन की क्रिया है जो बाह्य निषेचन के द्वारा स्त्रियों के अंडवाहिनी में किया जाता है। जिन स्त्रियों की अंडवाहिनियों के मार्ग, शुक्राणु जाने का मार्ग आपका अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन बाहरी से करा करके शिशु बच्चे का जन्म कराया जाता है, जिसको हम परखनली शिशु का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है आपका बाह्य निषेचन, जिसको जो बाह्य निषेचन है वो मछली, मेढक, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ये बाह्य निषेचन होता है। भ्रूण का परिवर्धन, तो भ्रूण का परिवर्धन कैसे होगा इसको देखते हैं। करा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास करा कि मादा के शरीर के बाहर ही होता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसको विविपोरस या जरायुज जंतु बोलते हैं, और वह जंतु जो अंडे देते हैं उसको अंडर प्रजनक या उसको ओविपोरस जंतु कहते हैं। मतलब जो सीधे जो शिशु को जन्म देते हैं उसको विविपोरस, जो अंडे देते हैं और अंडे के बाद से उनके बच्चे निकलते हैं उसको हम ओविपोरस का नाम देते हैं। अब देखते हैं इसका एक कंडीशन एक क्या है प्रोसेस, अंडा के बाद एक टैडपोल बनता है जो लार्वा का रूप होता है। उसके बाद वयस्क का निर्माण होता है। ये आपका मेढक की बात कर रहा है। मेढक में ऐसे मेढक का वयस्क मेढक कैसे बनते, पहले अंडा उसके बाद टैडपोल, टैडपोल के द्वारा वयस्क का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जब आपका टैडपोल वयस्क बन जाता है तो वो कायांतरण का रूप कहलाता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यानी मुकुलन की क्रिया आपको पता ही हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं।
अगला पॉइंट है कि हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? तो हाइड्रा में मुकुल के द्वारा मुकुल से ही एक नया जीव विकसित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, करा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीबा क्या होता है? तो एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विकसित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, वो द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। अगला पॉइंट है चैप्टर नंबर 7, किशोरावस्था की ओर। कह रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम किशोरावस्था या एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था रहती है। और यह किशोरावस्था लड़कियों में लगभग 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है, मतलब 9 या 10 साल मान सकते हैं। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौना आरंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। जैसे किसी भी मनुष्य की पूर्ण लंबाई की गणना करनी हो तो पहली बात देखेंगे कि उसकी वर्तमान लंबाई कितनी है, और वर्तमान लंबाई में पूर्ण लंबाई का परसेंटेज का एक आपके एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है। वैसे एग्ज़ाम में तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है कि वर्तमान लंबाई अपान वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, ये पूर्ण लंबाई की गणना का फार्मूला है। ठीक है ना। लड़के और लड़कियां लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। दोनों क्या कर लेते हैं? अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। यौनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने। किशोरावस्था में स्वेद और तैलीय ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाने के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है बॉक्स में इम्पोर्टेंट है। स्वेद ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि तथा और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्त्राव वाहियों के द्वारा स्त्रावित होती है। अतः स्त्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने। अगला पॉइंट है कि किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है गौड़ लैंगिक लक्षण में लड़के में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में स्तनों का विकास होना देखने को मिलता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। वृषण पुरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरॉन का स्त्रवण प्रारंभ कर देता है। कौन? टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष हार्मोन है जो वृषण के द्वारा स्त्रवण किया जाता है। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। यानी एस्ट्रोजन एक आपका स्त्री हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष हार्मोन है। दुग्ध स्त्रावी
ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का स्त्राव के पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है ना, यानी जो हार्मोन्स आपने पढ़ा है एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, इन सभी या अन्य प्रकार के जो हार्मोन्स हैं इन सभी का नियंत्रण एक अलग ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। वो ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित होती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। ठीक है, वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन के द्वारा स्रावित होते हैं। ये वृषण और अंडाशय किसके द्वारा, तो लैंगिक हार्मोन के द्वारा स्रावित होते हैं। लैंगिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। अगला पॉइंट आपके सामने है, इस चार्ट को देखिएगा। इस चार्ट में पीयूष ग्रंथि के बारे में समुचित बातें की गई हैं। पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरॉन जो पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। कौन, तो पीयूष ग्रंथि रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में और लक्ष्य स्थलों तक पहुंचा जाता है। उसके बाद से इस प्रक्रिया के बाद यौनावस्था के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करने का काम भी पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि यौना आरंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला पॉइंट है कि जब किशोर के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादन करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट, युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। कह कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजनोदर्शन से रजनोवृत्ति तक होती है, जो आपके अगले हम हिस्से में पार्ट में दिखाते हैं। ये है आपका रजनोवृत्ति, यानी स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनावस्था 10 से 12 की आयु से हो जाता है। उसके बाद से तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक यह चलता रहता है। यौना आरंभ अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भाधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो रहा पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म का हम नाम लेते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। ठीक है, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ से आरंभ होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। जो स्टार्ट होता है उसको हम रजोदर्शन का नाम देते हैं और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक ऋतुस्राव होना रुक जाता है और ऋतुस्राव तक रुक जाने को रजनोवृत्ति कहते हैं। यानी जब इनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसको रजनोवृत्ति बोलते हैं और जब शुरू होता है तो रजोदर्शन बोलते हैं। आरंभ में ऋतुस्राव एक चक्र अनियमित हो सकता है और उसके बाद नियमित होने में कुछ समय लगता है। ये चीज़ें आपकी घटनाएं स्त्रियों के अंदर पाई जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का कारक संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंगसूत्र हैं जिन्हें
एक्स एवं वाई कहते हैं। यानी एक्स और वाई दो गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में दो गुणसूत्र, दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, वो अनिषेचित अंडाणु होता है। गुणसूत्र उसके बाद कह रहा है शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे के प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चे के लिंग के लिए माँ उत्तरदायी नहीं है। आजकल जो समाज में कहा जाता है कि माँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो माँ को दोषी मानते हैं, नहीं होता गांव में कि बेटी ही पैदा हो रही है, ये केवल उसको गलत नज़र से देखा जाता है माँ को। तो इसमें माँ की कोई भूमिका नहीं, इसमें पिता का द्वारा ही लिंग गुणसूत्रों का चयन होता है। अब होते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त और भी अन्य हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। कह रहा कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। ये मैंने पहले पढ़ा है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रीनल यानी इसको हम अधिवृक्क बोलते हैं, जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं। आपका ये चित्र है, जिस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये फिगर है आपका ह्यूमंस का। मनुष्य के शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको देखते हैं एक बार। पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई जो मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है, आपकी थायराइड ग्रंथि हो गई। एड्रीनल ग्रंथि ये होती है आपके लीवर के ऊपर, ये किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट आपका एड्रीनल ग्रंथि होता है। एड्रीनल ग्रंथि लड़ो और उड़ो हार्मोन का भी इसका नाम देते हैं। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होता है, ये पैंक्रियाज होता है। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति ये होती है, ये अंडाशय होता है यहाँ पर, जो फर्टिलाइजेशन में होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए उत्तरदायी होता है ये। और ये होता है वृषण, जो मूर्ख पुरुषों में ये पाया जाता है। ये मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थितियां हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न जगहों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने है कि गायटर नामक बीमारी थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड मतलब गले का रोग है, गायटर नामक बीमारी। ये देखते हैं बड़ा सा सूजन टाइप का फूल जाता है आपके वो गले में। जब थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है तो यह रोग होता है। यानी जब आपके गले से थायरॉक्सिन नामक आपकी जो हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है तो वहाँ पर थायराइड ग्रंथि का रोग हो जाता है, मतलब गायटर नामक बीमारी होती है। जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है तो हम कहते हैं वह व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाता है। मतलब उसको इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, इसीलिए देखते हैं जिसको शुगर के पेशेंट होते हैं वो कभी कभी शुगर इतनी हाई हो जाती है कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है एड्रीनलिन नामक हार्मोन का स्रावण एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है, जो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव में संयोजन का कार्य करता है। ये एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनलिन नामक हार्मोन का काम है। थायराइड और एड्रीनल जो ग्रंथियां होती हैं, थायराइड और एड्रीनल ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने स्रावण का निर्माण करती है। यानी ये है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही एड्रीनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि का आपका उसका नियंत्रण किया जाता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति के समान वृद्धि के लिए आवश्यक है, वो आपके लिए उत्तरदायी है पीयूष ग्रंथि, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं। कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पॉइंट देखिए, लार्वा से वयस्क बनने में इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं, ये मैंने बताया है। मेढक में थायराइड के द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। क्लियर है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है
तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य माने जाते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है HIV वायरस का संक्रमण पीड़ित रोगी यानी माँ से दूध के द्वारा शिशु में भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कोई माँ HIV वायरस से पीड़ित है और वो अपने बच्चे को दूध स्तपान कराती हैं तो उस बच्चे के अंदर भी HIV वायरस होने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। ये HIV रोग पीड़ित को इन सभी चीज़ों से सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 के तरफ, जो बल और दाब है उनके बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 8, फोर्स और प्रेशर। ये फिजिक्स का पार्ट है, देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है चैप्टर नंबर 8 का कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को यानी खिंचाव मतलब अपकर्षण को और धक्के वाले अभिकर्षण को हम बल कहते हैं। ठीक है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है, तो बल लगता है। बल की प्रबलता प्रायः वस्तु के परिमाण से मापी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। समझ के मेरी बात। अगला पॉइंट आपके सामने, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को न्यून चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट, पेशीय बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। पेशीय बल किसका उदाहरण है? संपर्क बल का, जो मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाला बल होता है। घर्षण बल भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, चुंबकीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। बिना छुए लगता है क्योंकि अट्रैक्शन के द्वारा, क्योंकि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क के आए ही बल लगा सकता है। आप लोगों को पता है, एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? यह बल वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम देखते हैं दाब मतलब प्रेशर। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी जितना क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे उतना ही दाब कम होता जाएगा, जितना क्षेत्रफल कम करते जाएंगे उतना ही दाब
बढ़ता जाएगा। यानी ये इसके रेसिप्रोकल है, यानी ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती और बल के समानुपाती होता है। हम यहाँ केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो इस पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, किसी बर्तन की तली पर पानी के द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। क्लियर है मेरी बात। यदि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक न्यूमेरिकल्स टाइप का, उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 गुणे 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु का कितना बल लगा रही है, वायु कितना बल लगा रही है उसके सिर पर। तो यहाँ पे है कि एक 15 गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वायु की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। वो कह रहा है उसके बाद कि 10 गुरुत्व बल के नीचे दबकर पिचक क्यों नहीं पाते। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है, इसीलिए तो नहीं दब पा रहा, इसलिए तो हम कुचल नहीं पा रहे हैं। और यह बाहर के दाब को संतुलित करके हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। मेरे ख्याल से कुल 13 चैप्टर हैं, हम पेज नंबर 23 की तरफ आ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बची है, हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है घर्षण। क्या है, घर्षण। यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा की तरफ कार्य करता है। आपको पता है कि घर्षण आपका विपरीत बल लगाता है। यदि दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा की तरफ कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। एक पुस्तक दी गई थी, उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी, इसलिए पुस्तक का नाम है। तो घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है। फिर अगले पॉइंट में है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। जितनी अनियमितताएं होंगी घर्षण उतना ही अधिक होगा। ऐसे पृष्ठ जो बहुत चिकने होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। ऐसा नहीं उसमें अनियमितताएं नहीं होती हैं, उसमें भी अनियमितताएं होती हैं। अगला पॉइंट करा कि खुरदुरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ खुरदुरा हो तो घर्षण बल अधिक होगा। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने वाले वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप है। अगला पॉइंट, इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ कोई घर्षण न हो तो। घर्षण की वजह से ही दीवार में कीड़े ठोकते हैं अथवा धागे से गांठ बांध पाते हैं और कोई भी भवन निर्माण कार्य कर पाते हैं। ठीक है, अब तो हम देखते हैं घर्षण से हानियाँ क्या होती हैं। जब घर्षण से हानियाँ देखने की बात आती है तो हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा उसमें नष्ट होने लगती है और घर्षण के कारण ही मशीनों के पुर्जे टूटने लगते हैं। क्या करके, तो घिस करके वो पुर्जे क्या करते हैं, टूटने लगते हैं, उसमें रगड़ आने लगती है। क्लियर है। घर्षण को बढ़ाना या घर्षण को घटाना ये कैसे हम पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। जब आप कैरम बोर्ड खेले होंगे उसमें देखे होंगे कि घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर हम पाउडर का छिड़काव करते हैं। जब पाउडर छिड़कते हैं तो आपका जो कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती हैं वो बहुत दूर तक क्या करती हैं, स्लिप करती हैं, बहुत दूर तक चली जाती हैं। स्वचालित वाहनों और साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं।
व्यायामी यानी जिम्नास्ट जिसको बोलते हैं, अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके उसको हम अच्छी तरह से क्या कर सकें, उसको पकड़ सकें। अगला पॉइंट, जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं वहां उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंत, बंधन का अंत, पाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है और घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। जो पदार्थ लगाया जाता है घर्षण को कम करने के लिए उनको हम स्नेहक का नाम देते हैं। घर्षण को घटाकर कभी हम शून्य नहीं किया जा सकता है, यानी हम कभी भी घर्षण को शून्य नहीं कर सकते, ये पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। एक चार्ट है, इनको एक क्रम बताया गया है, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण का। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है, और सर्पी घर्षण से ज़्यादा आपका स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा, उससे कम सर्पी और उससे कम क्या होता है आपका लोटनिक घर्षण। बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देते हैं, मतलब उसमें चाल बढ़ा देते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरल के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसका नाम कर्षण भी है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको आप लोग याद रखिए। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। क्लियर है मेरी बात? घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट, इसके साथ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। अब हम क्लास चैप्टर नंबर 10 चलेंगे, दो ध्वनि है उसको देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट चैप्टर है ये। अगला पॉइंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से मात्र 13 पेज और हैं, 3 चैप्टर हैं। मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है? तो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। कितनी होती है? 20 mm। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न होती है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। ध्वनि को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जल में संचरित होती है। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। अतः ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। अगला पॉइंट, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कर्णपटा, जिसको हम ईयर ड्रम का नाम देते हैं, कर्णपटा कंपनों को इनर ईयर तक भेजता है तथा हम ध्वनि को सुन लेते हैं। अगला पॉइंट, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। ठीक है, देखिए पॉइंट इसमें, वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं।
प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, जिसका संकेत Hz होता है। यानी 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या दोलनों की आवृत्ति कहलाती है। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? आयाम और आवृत्ति। चलिए देखिए अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भौतिकी में आयाम कंपन करने वाले पिंड या तरंग पर किसी बिंदु के द्वारा संतुलन स्थिति में मापी गई अधिकतम विस्थापन दूरी है। क्या है ये? आयाम क्या है? जो भी कंपन करने वाले जो पिंड हैं या तरंग होती है, उनको संतुलित स्थिति में मापी गई एक प्रकार की दूरी होती है। अगला पॉइंट, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आयाम दोगुना हो तो उसकी प्रबलता आपको पता है कि उसके वर्ग के समानुपाती होता है, तो उसकी प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता को डेसिबल के मात्रक में व्यक्त करते हैं। आपको पता है कि डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। ध्वनि के मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। अगला पॉइंट, इसमें आप देखेंगे आपको अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है कि कितने डेसिबल पे कौन कौन सी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। ये कह रहा है कि डेसिबल 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होती है। मतलब ये आपको आपके शरीर का मतलब आपके कान को ये क्या कर सकता है? नुकसानदायक होता है। सामान्य श्वास आपके 10 डेसिबल के अंतर्गत होती है। फुसफुसाहट की आवाज़ में 30 डेसिबल की आवाज़ निकलती है। सामान्य बातचीत करते हैं तो 60 डेसिबल की आवाज़ निकलती है, और व्यस्त यातायात होता है उसमें 70 डेसिबल की आवाज़ निकलती है। ठीक है ना? यानी सामान्य बातचीत के लिए 40 से 60 डेसिबल की आवाज़ आपकी अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। ध्वनि क्या है? तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। अतः आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। क्लियर है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। कानों को सुखद लगती है वो सुस्वर ध्वनि कहलाती है। अगला पॉइंट, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए ये सभी के सभी उत्तरदायी हैं। अगला पॉइंट है, अनिद्रा, अति तनाव मतलब हाई ब्लड प्रेशर, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुँचे। क्लियर है ना? ये सभी के सभी ध्वनि प्रदूषण से उपाय हैं। अगला पॉइंट है, वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। अगला पॉइंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक मतलब जिसको बोलते हैं अच्छे चालक होते हैं।
जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के कुचालक यानी हीन चालक कहते हैं उसे। एक सेल का धन एवं ऋण टर्मिनल एक दूसरे से संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। नींबू पानी में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। वनस्पति तेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, अतः कुचालक होता है। सिरका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। शहद में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वैसे नॉर्मल जल लेंगे तो उसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और आपको बता दें जो नींबू पानी होता है इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो वनस्पति तेल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः यह कुचालक होता है। अगला पॉइंट है कि जो जल में हमें नलों, हैंडपंप, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है मेरी बात? अतः अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक है। विलियम निकलसन एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे जिन्होंने सन 1800 में यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोडों पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोडों पर बनते हैं। समझ में आया? अगला पॉइंट, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनेक धातुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर हम क्रोमियम का लेपन किया जाता है जिससे धातु का संक्षारण कम रहे, मतलब ये चीज़ें बची रहें। अगला पॉइंट आपके सामने, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन होता है। ध्यान रखिएगा, ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब ये रियल सोने और चांदी की धातुएं नहीं होती हैं। इनके ऊपर सोने और चांदी के विद्युत लेपन किया जाता है। पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। यानी संक्षारण और जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो लोहे पर जिंक की परत को हम क्या करते हैं, निक्षेपित करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है। अगला पॉइंट, समान प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टू निगेटिव टर्मिनल आपके क्या होते हैं, ये विकर्षित होंगे। और ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव की बात किया जाएगा तो ये आकर्षण का काम करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ के द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार के आवेश क्या कहते हैं,
तो उसे हम ऋणावेश कहते हैं। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है, अतः प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋणावेश होना चाहिए। किस पर? प्लास्टिक के स्ट्रा पर ऋणावेश होना चाहिए। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युतावेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अगला पॉइंट आपके सामने, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपंकरण कहते हैं। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम भूकंप की तरफ। भूकंप क्या होता है? भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। मतलब भूकंप आने से पहले आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। वैसे आजकल 5 से 7-10 मिनट के पहले आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भूकंप आ रहा है, तो 10 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भविष्यवाणी नाकागार मानी जाती है। भविष्यवाणी का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, कम से कम 48 घंटे, इस टाइप के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम इस चीज़ का विकास नहीं कर पाए हैं। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तर कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा सा भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज जिले में बहुत बड़ा भूकंप आया था। ये दोनों भूकंप बहुत ही त्रासदी आई थी, बहुत बड़े लेवल पे आए थे। भूकंप पृथ्वी की भूपटल के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, आंतरिक हलचल के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के निरंतर गति के कारण आपस में टकराने से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अगला पॉइंट, जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तक केंद्रीय हिमालय, समांतर के समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान और सिंध गंगा के मैदान, ये भारत के अति भूकंपित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति का परिमाण को रिक्टर पैमाने यानी रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है, जबकि विनाशकारी भूकंप रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक मेजरमेंट दिखाता है। जब आपका रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक पैमाना दिख जाए तो मान के चलिए ये विनाशकारी भूकंप के संकेत हैं या विनाशकारी भूकंप आया है। अब हम भूकंप से बचाव के उपाय देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें बचाव के उपाय आपके हैं। अत्यधिक भूकंप क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अत्यधिक अच्छा माना जाता है। इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। अलमारी इत्यादों को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है कि वे आसानी से गिर न पाएँ। उसके बाद दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, इस प्रकार की चीज़ें, कोई भी लटकती हुई चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद भवनों के भूकंप के आने के कारण आग लग सकती है, अतः आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्य स्थिति में होने चाहिए। उसके बाद केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियां विकसित की हैं। उसके बाद है कि भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप अपने बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप घर के अंदर हैं तो मेज के नीचे आश्रय लें, झटकों के रुकने से वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हों। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें।
अब उसके बाद है कि यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करना चाहिए? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। इस प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद अभी हमने तड़ित चालक पढ़ा था, उनके बारे में देखते हैं। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जा सकता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा को जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है। उसके बाद से धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इसे स्पर्श न करें वरना आपको करंट भी लग सकता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, जो हमारा इसका लास्ट चैप्टर है वो है आपका प्रकाश। क्या है? प्रकाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दर्पण के टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण यानी आई कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण या कोण आर का नाम इसको हम देते हैं। ये है आपका पृष्ठ, ये है आपका 90 डिग्री का अभिलंब, ठीक है ना, इसके बीच में 90 डिग्री बनता है और यहाँ से परावर्तन कोण ये आई होता है, परावर्तन कोण आर, और अब ये आपका आपतन कोण क्या होता है? ऊपर की तरफ आई होता है, ये आर होता है और ये आई होता है और ये क्या होता है? ये अभिलंब होता है। आपतन और परावर्तन कोण को दिखाया गया है। देखिए परावर्तन के दो नियम हैं, वो इन्हीं से निकले हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में से एक है, ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी के सभी एक तल में होते हैं। आपने देखा ही, ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके एक तल में है, यहाँ पर है। क्लियर है? अगला पॉइंट, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन परिघटना कहते हैं। जब सभी समांतर किरणें खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, ये सभी के सभी आपके दीप्त पिंड कहलाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें हम प्रदीप्त पिंड का नाम देते हैं। परिदर्शियों, जिसको हम पेरिस्कोप्स का नाम देते हैं, का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिक के द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी, जिसका इंग्लिश नेम कैलेडोस्कोप, में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। कैलेडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। वैसे इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकर्षक पैटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन एक पैटर्न दोबारा आप नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है, प्रायः दीवारों वाले कागजों, वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलेडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है। हमारे नेत्रों की संरचना आइए देखते हैं। हमारे नेत्र के आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है ताकि यह क्षेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट, कार्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे हम परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है, मतलब आइरिस से इसको नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं, न कि रंग की बात करते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और जो भी है, हमको ज़्यादा आर्ट आता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूँ आँख को। ये आँख है, मानव नेत्र है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम पक्षाववेशी सिलरी मसल्स बोलते हैं। ये वाला जो आगे वाला ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं परितारिका। यही आइरिस होता है जो रंगों को कंट्रोल करता है। ये अंदर एक लेंस लगा होता है, इसको हम लेंस कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कार्निया बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये पॉइंट, इसको हम रेटिना बोलते हैं। और ये पीछे वाली जो पॉइंट होती है इसको प्रकाशिक तंत्रिका कहते हैं। ये आपके अलग अलग पॉइंट है आपके आँख के। मानव नेत्र हो गया। अगला पॉइंट, लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। अगला पॉइंट, तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है शंकु और दूसरा होता है शलाकाएं। जो शंकु का मतलब होता है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और शलाकाएं का मतलब होता है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से भी अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया, बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और आपको पता है उल्लू रात में ही देख सकता है, दिन में नहीं देख पाता है। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होता है और शलाकाएं मतलब रॉड्स आपके कम होते हैं। उसके बाद है कि विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ आप लिखेंगे भोजन में जब विटामिन ए का कमी होगा तो ये आपके नेत्र रोगों से उत्तरदायी माना जाएगा। और इसी की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसमें? कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। आम तथा पपीता में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं। अब आते हैं, एक ब्रेल लिपि आपने पढ़ा है। ब्रेल लिपि क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं इनको। ब्रेल पद्धति क्या है? चाक्षुष विकृति, जिसको विजुअल चैलेंज बोलते हैं, युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। ब्रेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो एक स्वयं विजुअली चैलेंज व्यक्ति थे,
उन्होंने विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए एक पद्धति विकसित की तथा उसे 1821 में प्रकाशित किया गया। पॉइंट है कि वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई और सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ये ब्रेल लिपि आपको पता है, जब आँख का अंधा होगा तो उसको हाथों से ही टच करके इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। कितने पैटर्न हैं? 63। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। जैसे आपको कैट पढ़ना है तो कैट में 2 बिंदुओं पर इस प्रकार के आपका 3 बिंदु होते हैं और आपकी दो कक्षाएं होती हैं, 1 और 2, ठीक है ना। इस प्रकार देखेंगे इसको, ये 2 है और ये आपका 1, 2, 3 है, तो हम इसको कैट ऐसे पढ़ते हैं। नोट पढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी चिकने पालिश किए हुए तनियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग है कार्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना और दृक् तंत्रिका। ये सभी के सभी आपके हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। और इसी के साथ ही क्लास 8 की NCERT कंप्लीट होती है साइंस। पूरी PDF आपको चैनल पे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा, फुल वीडियो देखना पड़ेगा। अपने रिव्यू अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख के बताएंगे आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, मेरे कंटेंट कितने पसंद आए। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए सर्वदा मेरे लिए हेल्प रहेगा। इसी के साथ अपने वीडियो कहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।